स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्राइबल लिस्टिकोज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि आप पूरे चैप्टर के जो भी कंटेंट्स है उनको आप आसानी से समझ पाओगे। तो आज के टॉपिक का हम आगाज करते हैं बिरसा मुंडा से, क्योंकि जो बिरसा मुंडा है वो मेन कैरेक्टर है इस टॉपिक के। उसके बारे में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप बच्चों को दे देते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरह बिरसा मुंडा जो है वो मतलब इंडिपेंडेंस के लिए अपना रोल निभा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आगाज करेंगे, वी विल स्टार्ट विद स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा। स्टोरी स्टार्ट्स विद अ मैन नेम्ड बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा कौन थे, ये कहां से आए और किस तरह उसने रोल निभाया, तो उसके बारे में हमारे इस टॉपिक में चर्चा होगा। तो बिरसा मुंडा मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाता हूं। बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है। नॉट ओनली इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ही इज ऑल्सो अ रिलीजियस लीडर, फोक हीरो, बिलोंग टू मुंडा ट्राइब। He was born on 15th November 1875 in Ranchi. Died 9 June 1900, Ranchi Central Jail in Ranchi. Moment, Indian Independence Movement. Parents, Shugana Munda Kermi Hetu. उसकी माँ का नाम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये बिरसा मुंडा जो थे, he was a miraculous power, यानी उसके पास एक जादुई ताकत थी, जादुई ताकत थी उसके पास। तो जो बिरसा मुंडा है, he himself claimed that he has appointed by the God। किसके लिए गॉड ने उसको अपॉइंट किया था? टू सेव पीपल फ्रॉम दिकूज। अब यहां पे पॉइंट बनता है, जो ये दिकूज है, ये दिकूज कौन है? दिकूज हम कहते हैं आउटसाइडर्स को, आउटसाइडर्स। ये आउटसाइडर्स कौन है? ये आउटसाइडर्स दरअसल ब्रिटिशर्स है, जो महज हिंदुस्तान में तिजारत की गरज से आए थे। देन आफ्टर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ की पावर, यहाँ की अथॉरिटी को, या यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम को, या हम कहेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बिरसा मुंडा जो है ये मैरिकुलस पावर थे। अभी मैं आपको कह चुका हूं, ये उसके पास एक जादुई ताकत थी, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन थे ये। हालांकि ये मिशनरी स्कूल से पढ़ा हुआ एक नौजवान था जिसने हुसूल आजादी के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहां पे देखते हैं हम कि जो ये मैरिकुलस पावर क्या था उसका। ये अगर उसकी ट्राइब में या हिंदुस्तान में, या हम कहेंगे ट्राइबल ग्रुप्स में, अगर किसी को सेहत के बारे में कोई परेशानी हो जाती थी तो बिरसा मुंडा के पास चले जाते थे। यही नहीं बल्कि उसके अलावा भी ये उन्हें सलाह देते थे हर फील्ड में, चाहे वो कल्टीवेशन हो, चाहे वो फील्ड या फार्मिंग में, यानी उसके बारे में भी ये उनको क्या देता था, इंफॉर्मेशन दे देता था। तो हम यहाँ पे ये बात कहते हैं कि बिरसा मुंडा जो थे ये बहुत ही एनर्जेटिक, मतलब एनर्जेटिक थे, बिलोंग करते थे मुंडा ट्राइब से, या मुंडाल ट्राइब से ये बिलोंग करते थे। अब हम देखते हैं कि बिरसा जो थे, बिरसा ही वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास। His followers included Santhals and Orients। बहुत सारे उसके फॉलोअर्स थे। क्यों? दरअसल बिरसा मुंडा के अंदर वो सलाहियत थी, उसके अंदर वो टैलेंट था, जिसकी वजह से यानी वो तमाम ट्राइब के लोग उससे मुतासिर हुए और उसके फॉलोअर्स बन गए। तो यहाँ पे हम ट्राइब्स की बात करते हैं। ये ट्राइब्स दे वर अनहैप्पी विद द चेंजेस। ये बिल्कुल चेंजेस जो भी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट लाती है उनसे ये क्या थे, नाखुश थे। दे वर अनहैप्पी, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो थे ये डिफरेंट मॉडिफिकेशंस लाते थे। कहीं तो फॉरेस्ट लॉज में मॉडिफिकेशन करते, कभी तो ये मजहब के या रिलीजियस इंटरफियरेंस करते, रिलीजन के साथ इंटरफियरेंस करते, या कभी तो ये क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे चीफ है ट्राइब्स के, उनकी बेइज्जती करते थे या उनको मतलब क्या करते, प्रेशराइज करते थे। ये सभी बातें जो यहाँ पर आउटसाइडर्स में या डिकूज में या ब्रिटिश रोल में थी, ये उनको पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये काफी नाखुश रहे ब्रिटिश रूल से। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ
बिरसा मुंडा दे स्टार्टेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या किया, एक रिवोल्ट खड़ा किया, एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। अलबत्ता यहां पे हम देख रहे थे इस मैन कैरेक्टर के बारे में, जो पूरी लेसन के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह उसकी कंट्रीब्यूशन है, किस तरह ये रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कैसे ये चलता है, किस तरह अपनी ट्राइब्स को आगे ले जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही कुछ पढ़ने जा रहे हैं। अलबत्ता यहां पर जरूरी देखना है मैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। जो ये ट्राइबल ग्रुप्स है ये किस तरह रह रहे थे, यानी जो ट्राइबल्स है यानी ट्राइब्स है, ये ट्राइबल ग्रुप है, ये किस किस्म की जिंदगी बसर करते थे, कौन सा काम करते ताकि ये अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी कर सकते थे। जूम कल्टीवेशन ये उनका मेन ऑक्यूपेशन था, हंटर ये भी उनका ऑक्यूपेशन था, गैदर्स एनिमल हर्डर्स थे। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन है उसका दारोमदार किस पर था, फॉरेस्टर्स पर था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे यानी फॉरेस्ट लॉ में मॉडिफिकेशन करते हैं, फॉरेस्ट लॉ चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से ये ट्राइबल ग्रुप्स काफी हद तक मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पे काफी परेशानी का सामना पड़ता है किनको, यानी ट्राइबल ग्रुप्स को। और वो यहां से एक एजिटेशन स्टार्ट करते हैं, एक रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब हम देखेंगे हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। अब हम देखेंगे जो ये ट्राइबल ग्रुप्स है किस तरह उनकी लाइफ को मुतासिर कर दिया यहां पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स, क्या हुआ ट्राइबल चीफ्स का, व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या हुआ, फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इंपैक्ट्स। फॉरेस्ट लॉ और उस फॉरेस्ट लॉ की वजह से कॉलोनियल जो ये ट्राइबल ग्रुप्स है उन पर क्या असर पड़ा, द प्रॉब्लम्स विद ट्रेड, उनकी तिजारत के साथ क्या हुआ, किस तरह उनका तिजारत मुतासिर होता है यहाँ पे, द सर्च फॉर वर्क, अब ये किस तरह दूसरे काम के लिए ढूंढ निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर उनका जो ऑक्यूपेशन था बुरी तरह से मुतासिर हुआ, अब ये नए नए कामों को ढूंढने के लिए अपने घरों से निकल आ रहे हैं। समवेयर जूम कल्टीवेटर्स, ऐसी हम देखते हैं कि कुछ एक तबका जो उनमें था वो क्या था, जिम कल्टीवेटर्स, जिसके बारे में अभी पहले मैं आपको समझा रहा था कि ये जिम कल्टीवेटर्स थे, ये मतलब कैटल हर्डर्स थे, एनिमल हर्डर्स थे, यानी ये गैदरर्स थे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जिम कल्टीवेटर्स। ये जिम कल्टीवेशन होता क्या है, सम ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिस जिम कल्टीवेशन, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते थे यानी जिम कल्टीवेशन करते थे। अब देखना है यहाँ पे जिम कल्टीवेशन और वी कैन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये होता क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेटर्स कट द ट्री स्टॉप, यहां पे देखना है जब ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स या ये ट्राइबल ग्रुप्स जो पहाड़ों में या जंगलों में रहते थे ये करते क्या थे, जो ही ये किसी जगह पे जाते दे स्टार्ट टू कट डाउन ट्रीज, यानी ये ट्रीज का क्या करते थे, टॉप कट डाउन करते थे। क्यों करते थे, सो दैट द सनलाइट रीचेस द ग्राउंड, ताकि जो सनलाइट है ये डायरेक्टली इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड, ये उस सनलाइट कहां पे पड़ जाए, ग्राउंड पे पड़ जाए। उसके बाद जो भी यहाँ पे वेस्ट होते थे, जिन दरख्तों को ये कट करते थे उनका टॉप कट करते थे, तो उसका ये क्या करते थे, बर्न द वेजिटेशन, ये उसको क्या करते थे, जला देते थे। और जो जलाने के बाद जो वहां से ऐश निकलता था, सेपरेट द ऐश, ये ऐश का क्या करते थे, जमीन पर बिखेर देते थे, जमीन पर फैला देते थे। सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन, व्हाई, बिकॉज टू प्रिपेयर सॉइल फॉर कल्टीवेशन, ये इसलिए करते हैं ताकि ये क्या करते हैं, यानी सॉइल को यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, लैंड की कल्टीवेशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सीड्स आर ब्रॉडकास्टेड, उसके बाद बारिश होती है और ये सीड्स बो देते हैं। अब यहाँ पे ये टॉपिक बनता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस चीज को कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक्चुअली में ये बात है कि ये मतलब किसी लैंड पे जाके उसको अंडर कल्टीवेशन लेते थे, कुछ साल के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन करते और उसके बाद ये उस जमीन को, उस लैंड को यूजलेस समझते, कहते कि उसकी फर्टिलिटी जो है अब ये क्या हुई है, लूज हुई है, उसकी फर्टिलिटी की जो रेट है वो अब खत्म हो गई है। वो जगह छोड़ के ये किसी और लैंड की तलाश में निकलते और वहां पर भी ये क्या करते थे, कल्टीवेटर्स वहां पर क्या करते थे, कट द ट्री टॉप, वहां पे भी ट्रीज का टॉप कट करते थे और वहां पे जितनी भी लैंड उनकी मर्जी के मुताबिक ये उनको अंडर का उस जमीन को अंडर कल्टीवेशन लाते थे। अब ये क्या करें, सीड्स ब्रॉडकास्टेड, अब ये बीज बोते हैं और क्या करते हैं, सिमिलर प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन अनदर लैंड। अब ये क्या करते हैं,
आफ्टर 4 years, आफ्टर 2 years ये वो लैंड छोड़ के दूसरे लैंड पे चले जाते हैं, सिमिलर प्रोसेस परफॉर्म ऑन अनदर लैंड, और यही प्रोसेस ये दूसरी लैंड पर करते हैं। व्हाई? A field that has been cultivated once was left for several years. अब ये जमीन छोड़ते हैं कुछ years के लिए, जब तक कि उसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो गेन हो जाए, फिर ये उस दोबारा उस लैंड का इस्तेमाल करते थे। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां पर होती थी? फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ये कहां पर ये कल्टीवेशन होती थी? ये फॉरेस्ट हिली जो हमारे मतलब लैंड है या फॉरेस्ट जो है वहां पर ये कल्टीवेशन होती थी। और सेंट्रल इंडिया में मिसाल आप झारखंड या छत्तीसगढ़ जो हमारी मतलब ये सेंट्रल इंडिया में आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है या उड़ीसा आता है, वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी, क्योंकि वहां पर गन्ने फॉरेस्ट्स होते हैं और वहां पर हम जो यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है वहां पर भी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। मेन सोर्स ऑफ जो लिवलीहुड था यही था, फ्री मूवमेंट एंड एबिलिटी टू यूज लैंड एंड फॉरेस्ट्स। मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड क्या था? यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां पर कल्टीवेशन करते थे, ये उनका मेन सोर्स था। फ्री मूवमेंट एंड एबिलिटी टू यूज लैंड एंड फॉरेस्ट्स, उनको फ्री मूवमेंट होनी चाहिए ताकि ये किसी भी जगह जाकर वो उस लैंड को क्या करते, यानी अंडर कल्टीवेशन लाते। तो उसके अलावा यहां पर जब ब्रिचर्स आते हैं, ब्रिचर्स बिल्कुल फॉरेस्ट लॉज देते हैं, जिसके जिन लॉज के तहत उनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया था, यानी मूवमेंट का, कि आप अब जंगलों में नहीं जा सकते हैं, वहां पर मूवमेंट नहीं कर सकते, वहां पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये ट्राइबल ग्रुप जो है ये काफी हद तक मुतासिर हुए। उससे आगे हम पढ़ते हैं, यानी हंटर्स और के बारे में या गैदरर्स के बारे में, वो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।